भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक चतुर एक महाचतुर। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। यह जेठ की ढलती दोपहर थी जब दो राहगीर आपस में मिले। उफ, बड़ी गर्मी है। प्यास के मारे बुरा हाल है। यहाँ दूर दूर तक पानी का कोई कुआं भी तो नहीं दिख रहा है। प्यास तो मुझे भी लग रही है। पास में ही दयाल गांव है। आओ गांव में चलते हैं, वहाँ हमें पीने का पानी अवश्य मिल जाएगा। चलो भाई वहीं चलते हैं। दोनों दयाल गांव की ओर चल दिए। तुम कौन से गांव के हो भाई? मैं पिरावा गांव का हूँ। और तुम? मैं ढकेली गांव का हूँ। तब तो हमारा तुम्हारा काफ़ी देर तक साथ रहेगा। हाँ, सो तो रहेगा ही। वो दोनों जब दयाल गांव में पहुँचे, वो देखो उस घर के बाहर तुलसी का बीरखा है। निश्चय ही वह घर किसी पंडित का है। आओ वहीं चलते हैं। दोनों उस दोनों उस घर के बाहर पहुँचे। बहन, हम बहुत प्यासे हैं, क्या पीने को पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ देर बाद पानी पीने के पश्चात, बहन हम थके हारे हैं, क्या नीम के पेड़ के नीचे कुछ देर बैठकर आराम कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तब दोनों राहगीर नीम के पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गए। इधर उन दोनों स्त्रियों का रुका हुआ वार्तालाप पुनः प्रारंभ हो गया। बहन, कुछ सुना तुमने? शंभू पंडित के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। अच्छा, चलो अच्छा ही हुआ, वरना उनकी धन संपत्ति को कौन बरतता। कुछ देर बातें करने के पश्चात, बहन बैठी रहना, मैं अभी आती हूँ। कहाँ चली? पंडित जी पास के गांव से न्योता खाकर आते ही होंगे। जब वे कहीं से न्योता खाकर आते आते ही सबसे पहले खाट पर ही लेटते हैं। अच्छा। और फिर 2 दिन पश्चात जब न्योता में खाए पकवान पेट में पूरी तरह पच जाते हैं, तभी वे खाट पर से उठते हैं। ओह, इसलिए पहले मैं जरा पंडित जी के लिए खाट बिछाऊं, वे आते ही खाट पर लेटेंगे। तुम्हारे यहाँ ऐसा रिवाज है? पर हमारे यहाँ तो दूसरा रिवाज है। दूसरा रिवाज? वह कौन सा है? हमारे पंडित जी जिसके यहाँ न्योता खाने जाते हैं, वहीं से उसी की चारपाई पर लेटकर वापस आते हैं और पूरे 5 दिनों तक चारपाई पर विश्राम करने के बाद ही उस पर से उठते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों राहगीर वहाँ से विश्राम कर वहाँ से आगे बढ़े, हो हा हा हा। क्या हुआ भाई, अचानक इस प्रकार क्यों हंसने लगे? हा हा हा, मुझे उन दोनों पंडिताइनों का वार्तालाप एकाएक याद आ गया था। उसी से हंसी छूट पड़ी। ओह, कैसे पेटू थे उन दोनों पंडिताइनों के पंडित, और किस बेशर्मी के साथ उन दोनों पंडितों की पंडिताई ने अपने पतियों के पेटूपन के किस्से सुना रही थी। ऐसा ही होता है मेरे भाई। हमारे ही गांव की रधिया पंडिताइन अपने ददिया ससुर रामवीर की चतुराई के किस्से आज भी बड़े चटकारे लेकर सुनाती है। उसका ददिया ससुर रामवीर चतुराई में अच्छे अच्छे के कान काटता था, इसलिए लोग आज भी उनके किस्से सुन सुनकर मजे लेते हैं। अच्छा, उसका कोई एक किस्सा सुनाओ तो जरा, हम भी तो जाने कि वह कितना चतुर था। अच्छा तो सुनो, यह उस जमाने की बात है जब पंडित घर घर जाकर भिक्षा मांगा करते थे। एक दिन की बात, गांव के रास्ते में पंडित रामवीर की भेंट गांव की ही कौशल्या से हुई। पंडित जी पाए लगी। अरे कहाँ की पाए लगी कौशल्या भाभी? क्या हुआ पंडित जी, कुछ नाराज से लग रहे हो? तो सुनो भाभी, मैं आज के बाद तुम्हारे घर से कभी भी भिक्षा लेने नहीं आऊँगा। गांव में बहुत से धनी धनी माली घर है। तुम्हारे घर से मुट्ठी भर आटा नहीं मिला तो कोई कमी नहीं हो जाएगी। आखिर क्या क्या हुआ पंडित जी, जरा मैं भी तो जानूं। आज तुम्हारी बहू ने मुझे आटा देने से मना कर दिया। कलयुग में घर घर बहुओं का राज है, यह आज मैंने जाना है। ओह पंडित जी, बहू की यह मजाल कि आपको द्वार से खाली हाथ लौटा दे। अभी तो मैं मेरा पति दोनों कमाते हैं। बहू के आदमी की कमाई से मेरा घर नहीं चल रहा। घर में ढेरों आटा पड़ा है। उसने तुम्हें मना कैसे किया? बस भाभी, जो हुआ सो हुआ, बात को यहीं खत्म करो। कैसे खत्म करो पंडित जी? बहू अपने पीहर से कोई ऊंट बैल या दहेज में लाई नहीं है, फिर कैसी अकड़? उसने किस घमंड में आप जैसे पंडित को मना किया? आप मेरे साथ चलो, मैं अभी उससे पूछती हूँ। ओह, लगता है आज तो मेरी 5 उंगलियां घी में है। सास बहू के झगड़े में आज खूब तगड़ी दक्षिणा मिलेगी। इस लालच में आप जब वह आगे बढ़ कौशल्या के सिर में से लकड़ियाँ का गट्ठर उतारने लगा। अरे यह क्या कर रहे हो पंडित जी? भाभी, मेरे होते हुए आप बोझा ढोए, ऐसा कैसे हो सकता है? रामवीर ने गट्ठर अपने सिर पर रखा और कौशल्या के साथ चल दिया। घर पहुंचने पर, पंडित जी गट्ठर यहाँ रख दीजिए। गट्ठर उतारने पर, पंडित जी आप यहीं रुकिए, मैं बहू की खबर लेकर अभी आती हूँ। ठीक है भाभी। रामवीर को आंगन में खड़ा छोड़ कौशल्या घर के अंदर चली गई। देखूं कौशल्या भाभी अब मुझे दक्षिणा में क्या देगी। कुछ देर बाद कौशल्या अपनी बहू के साथ बाहर आई। क्यों रे पार्वती, तू कब से इस घर की बड़ी बन गई? घर में मैं अभी बड़ी हूँ, मेरी सास अभी जिंदा है। ऐसी ज्ञानी ध्यानी पंडित के घर
घर के द्वार भिक्षा मांगने आया है और तूने इन्हें खाली हाथ भगा दिया। अरे एक कटोरा आटा की कोई बिसात होती है क्या? तू आटे के लिए मना करने वाली होती कौन है? मेरे जिंदा रहते तू मना कैसे किया? तेरी इतनी हिम्मत आखिर हुई कैसे? क्षमा कर दो अम्मा जी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, अब जबान मत लड़ा, जा चली जा यहाँ से। पार्वती के अंदर जाने पर, पंडित जी मेरे जिंदा रहते बहू मना करने वाली होती कौन है? मना करना है तो मैं मना करूंगी, और क्या भाभी? तो अब मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, अब तुम जल्दी से यहाँ से चलते बनो। क्या? मैं ठीक कह रही हूँ, कोई आटा फाटा नहीं मिलेगा यहाँ पर, कोई और घर जाकर मांगो। ओह, मुझसे मेरी बहू की बुराई कर हमारे घर में लड़ाई कराना चाहते थे पंडित जी? भाभी तुम गलत समझ रही हो, मैंने कब ऐसा चाहा? बस पंडित जी बहुत हो गया, आप चुपचाप नाक की सीध में चलते बनो। रामवीर अवाक सा घर से बाहर निकला। मैं चतुराई में अच्छे अच्छों के कान काट देता हूँ, आज मेरे ही कान कट गए। यह कौशल्या बड़ी धूर्त निकली। आटा तो दिया नहीं, उल्टे घर तक मुझसे लकड़ियाँ का गट्ठर उठवा लाई। एक कटोरी आटा मांगना आज बहुत महंगा पड़ा। आज सुबह किसका मुंह देखा था मैंने? एक औरत से मात खाई है मैंने। खैर कोई बात नहीं, कौशल्या से अपने इस अपमान का बदला तो मैं अवश्य ही लूँगा। अब रामवीर इसी सोच विचार में डूबा रहने लगा, कौशल्या से किस प्रकार अपने अपमान का बदला लूँ। उन्हीं दिनों कौशल्या की सास गंभीर रूप से बीमार पड़ी। आह राम जी, और सुख नहीं सहा जाता, इससे तो अच्छा है कि अब मुझे अपने पास बुला ले। राम जी ने जल्दी ही कौशल्या की सास की पुकार सुन ली। एक दिन बू हु दादी वृद्धा का क्रियाकर्म किया गया। तत्पश्चात जा राजवीर पंडित रामवीर को बुला ला। जब राजवीर पंडित रामवीर के पास पहुंचा, आज आखिर कौशल्या को मेरी जरूरत आ ही पड़ी। वह राजवीर के साथ चल पड़ा। अब मौका आया है, अब मैंने एक कटोरी आटे के बदले कौशल्या से 1000 कटोरी आटा न निकलवा दिया तो मैं पंडिताई करने छोड़ दूंगा। कौशल्या के घर पहुंचने पर पाए लागी, पंडित जी आइए। हाँ अब बताइए भाभी कि मुझे कैसे याद किया? पंडित जी यह तो आपको मालूम ही है कि सासू जी स्वर्ग सिधार गई है। हाँ मालूम है, बेचारी चंपा काकी बहुत भली औरत थी, सारा गांव उनकी बढ़ाई करता है। पंडित जी मैं चाहती हूँ कि उनकी अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित की जाए। बहुत ही नेक ख्याल है तुम्हारा भाभी, ऐसा करने से मरने वाली की आत्मा को शांति मिलती है। पंडित जी हरिद्वार यहाँ से 150 कोस दूर है, राजवीर तो वहाँ तक नहीं जा पाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सासू जी की अस्थियाँ हरिद्वार जाकर गंगा में प्रवाहित कराएं। मैं? हाँ पंडित जी, यह काम आपको ही करना होगा, लेकिन भाभी हरिद्वार आने जाने में वह वहाँ जाकर श्राद्ध कर्म करने में तो बहुत खर्चा आएगा। खर्च की आप परवाह न कीजिए पंडित जी, आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगी, तब ठीक है। रामवीर ने तुरंत उंगलियों पर कुछ जोड़ लगाया। तत्पश्चात, भाभी इस काम में तुम्हारे 50 मोहरे खर्च होगी, मैं अभी आपको 50 मोहरे देती हूँ। कौशल्या ने तुरंत रामवीर को मोहरे की थैली दे दी। अब आप शीघ्र हरिद्वार के लिए रवाना हो जाइए पंडित जी। अच्छा भाभी। रामवीर बुढ़िया की अस्थि कलश को लेकर घर की ओर चल दिया। 50 मोहरे तो अंटी में आई, अभी और मोहरे इस चतुर कौशल्या भाभी से ऐंठूंगा। रामवीर जब घर पहुंचा, क्या बात है जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो? बात ही खुश होने की है भगवान, यह कहकर रामवीर ने जेब से मोहरे की थैली बाहर निकाली। इसमें 50 मोहरे हैं रेवती। इतने मोहरे कहाँ से मिली? कौशल्या भाभी ने दी है, लेकिन किस लिए? तब रामवीर ने रेवती को सारी बात बताई। तो आप कौशल्या भाभी की सास की इन अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने हरिद्वार जाएंगे? मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है जो मैं हरिद्वार इतनी दूर जाऊंगा? तो फिर इन अस्थियों का क्या करोगे? इन्हें घर में ही रखोगे क्या? तू तो पागल हो गई है रेवती। सुन, हरिद्वार जाने वाली दिशा में यहाँ से 60 कोस की दूरी पर श्यामगढ़ गांव है ना? श्यामगढ़ यानी मेरा मायका? हाँ तेरा मायका यानी मेरे ससुराल। सुन, मैं गांव वालों से यही कहकर जाऊंगा कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, पर जाकर श्यामगढ़ अपने ससुराल रुक जाऊंगा। वहाँ कुछ दिन बिताकर वापस गांव लौट आऊँगा। वापस आकर पुनः कुछ और मोहरे कौशल्या से झपट लूँगा। लेकिन इस अस्थि कलश का क्या होगा? राह में पड़ने वाली किसी पोखर या तालाब में पटकता जाऊँगा इसे। ओह, तो यह योजना है आपकी। मैं अभी कौशल्या के पास जाकर इस पंडित की चाल का भंडाफोड़ किए देती हूँ। वह तेजी से कौशल्या के घर की ओर चल दी। इधर दूसरी ओर अच्छा रेती, घर का ख्याल रखना, मैं हरिद्वार चला। हरिद्वार या श्यामगढ़? हा 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 हो। रामवीर घर से निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर, कहाँ चले पंडित जी? चंपा काकी की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने हरिद्वार जा रहा हूँ काका। रामवीर आगे बढ़ गया। कहाँ चले पंडित जी? हरिद्वार जा रहा हूँ। शीघ्र ही रामवीर गांव से दूर निकल आया था।
अब आराम से कुछ दिन ससुराल में मौज मारूंगा। इधर दूसरी ओर, तू सच कह रही है मंगला? हाँ कौशल्या, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा और कानों से पंडित रामवीर व उसकी पत्नी रेवती की बातें सुनी हैं। ओह, इसका मतलब तो यह हुआ कि पंडित जी ने मुझे धोखा दिया है। और क्या, मैं पंडित को छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी जाकर उससे अपनी मोहरें वापस लिए लेती हूँ। हाँ, ऐसा ही कर तू। और वह उसी समय रामवीर के घर पहुंची। पंडित जी कहाँ हैं? वे तो हरिद्वार के लिए गए हैं। हरिद्वार या श्यामगढ़? ओह, इसे कैसे पता चला कि ये हरिद्वार न जाकर श्यामगढ़ गए हैं? देखो पंडिताइन, पंडित कभी तो गांव वापस लौटेगा, तब मैं उसकी जमकर फजीहता करूंगी। कह देना उससे। कौशल्या व मंगला के जाने पर कौशल्या को सब कुछ पता चल गया। यह तो ठीक नहीं हुआ। मैं क्यों अभी से चिंता में पड़ूं? जब पंडित जी वापस लौटेंगे तब वही इस समस्या से उबारने का कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। इधर दूसरी ओर, धड़ाक, इस मुसीबत से भी पीछा छूटा। अब वह श्यामगढ़ की ओर चल दिया। कौशल्या भाभी भी क्या याद रखेंगी कि किस पंडित से पाला पड़ा था। जब वह श्यामगढ़ पहुंचा, आओ जमाई राजा, आज तो कई बरस बाद तुमने ससुराल में कदम रखा है। क्या करूं सास जी, यह कोई अपने बस में थोड़ी है। जब जब किसी यजमान की कृपा होती है तब तब मैं आपसे मिलने चला आता हूँ। ससुराल में उसकी सालों व सलहजों से उसका खूब स्वागत सत्कार किया। वाह, खाने में मज़ा आ गया। क्यों ना मज़ा आएगा जीजा जी, हमने जो बनाया था। इन 15 दिनों तक रामवीर ने ससुराल में खूब मौज काटी। जमाई जी और खाओ ना। बस बस सासू माँ, बहुत पेट भर गया है मेरा। फिर एक दिन, अच्छा सासू माँ, अब मुझे इजाज़त दो। तुम्हें भेजने का मन तो नहीं कर रहा जमाई राजा, पर तुम्हें रोक भी नहीं सकती हूँ मैं। वहाँ रेवती अकेली होगी। वह सबसे विदा लेकर वहाँ से चलने लगा। जमाई बाबू, इस बार जब श्यामगढ़ आओ तो रेवती को भी साथ लाना। अच्छा सासू माँ। इसके बाद रामवीर वहाँ से चल दिया। रास्ते में से थोड़ा सा प्रसाद भी खरीद लूँगा, जिससे कौशल्या को पक्का विश्वास हो जाए कि मैं हरिद्वार वास्तव में ही होकर आया हूँ। उसने ऐसा ही किया। भोले हलवाई। जब रामवीर अपने पिरवा गांव पहुंचा, आ गए आप? हाँ रेवती, मैं भला चंगा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। फिर तुम मुझे देखकर चौंकी क्यों? एक बात बताओ, तुम्हें गांव में घुसते हुए किसी ने देखा तो नहीं? क्यों, अगर कोई देख भी लेता तो क्या हो जाता? आप तो बहस करने लगे। पहले मेरे सवालों का जवाब दो। अरे भगवान, गर्मी की इस तपती दोपहर में मुझे भला कौन राह में मिलता? सब अपने घरों में होंगे इस समय। मुझे गांव में क्या, घर में घुसते हुए भी किसी ने नहीं देखा है। ओह भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आखिर बात क्या है भगवान? तू इस प्रकार भगवान को शुक्र क्यों भेज रही है? बात यह है जी कि कौशल्या को तुम्हारी चाल का पता लग गया है। क्या? लेकिन उसे कैसे पता लगा? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, पर वह आपके जाते ही दनदनाती हुई यहाँ आई थी और जाते जाते यह चेतावनी दे गई थी कि जब तुम श्यामगढ़ से गांव वापस लौटोगे तब वह गांव वालों के सामने तुम्हारी जमकर फजीहत करेगी। तो तुम्हारा घबराने का मतलब यह था? हाँ, मैं इसलिए आपको देखकर घबरा गई थी कि अगर किसी ने आपको गांव में आते देख लिया तो वह जाकर तुरंत कौशल्या को इस बात की सूचना दे देगा। ओह, यह तो बड़ी विकट समस्या उठ खड़ी हुई है। स्वामी, अब क्या किया जाए? कौशल्या ने अगर गांव वालों के सामने तुम्हारी पोल खोल दी तो जीते जी मरना हो जाएगा। हाँ, यह बात तो है। वह रात रामवीर ने बड़ी ही बेचैनी में गुजारी। कौशल्या को आखिर मेरी योजना का पता कैसे चला? किसी न किसी ने तो उसे मेरी योजना के बारे में बताया ही होगा, लेकिन किसने किसने कौशल्या को श्यामगढ़ जाने वाली बात बताई होगी? सुबह होने पर रेवती, तू एक काम कर, किसी तरह छिप छिप कर तू इस बात का पता लगा कि कौशल्या दिन में किस किस से मिलती है। यह आप किस लिए जानना चाहते हैं? क्या पता ऐसा करने से इस बात का पता चल जाए कि कौशल्या को हमारी योजना का पता कैसे चला। ठीक है, अब मैं आज ही कौशल्या के घर की ओर जाती हूँ। रेवती घर से निकल कौशल्या के घर की ओर चल दी। कौशल्या के घर के पिछवाड़े पहुंचने पर यह जगह ठीक रहेगी, यहाँ से आंगन में बैठी कौशल्या साफ साफ दिखाई दे रही है। तभी, अरे कौन है तू और जो इस तरह ताका झांकी कर रही है? घबरा कर रेवती पलटी। ओह मंगला जी, तुम? रेवती पंडिताइन, यहाँ से तुम क्या ताक झांक कर रही थी? कुछ तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। पंडिताइन, तेरा पंडित तो कौशल्या बहन को 50 मोहरे का चूना लगाकर श्यामगढ़ अपने ससुराल में जा बैठा और तू यहाँ कौशल्या बहन की जासूसी कर रही है। आखिर चक्कर क्या है? तुम्हें वहम हुआ है मंगला जी। यह कह रेवती वहाँ से घर की ओर चल दी। जिस काम को आई थी वह तो पूरा हो गया। कौशल्या को निश्चय ही मंगला ने बताया होगा। घर पहुंचने पर कौशल्या को मंगला ने हमारी चाल के बारे में बताया था जी। ओह, इसका मतलब यह है कि उस दिन मंगला ने छिपकर हम दोनों का वार्तालाप सुन लिया था।
अब क्या करेंगे जी? तू देखती जा, समस्या से निपटाने का उपाय मुझे सूझ गया है। उस रात विचित्र रूप चढ़ाकर रामवीर मंगला के घर पहुंचा। ठक ठक। कौन है? किवाड़ खोलो तो सही। मंगला के पति ने किवाड़ खोले। कौन हो तुम? भूत। मुझे भूत कहती है? मैं तुम्हारा पीतर हूँ। पीतर यानी हमारे परिवार के पूर्वज? सही पहचाना तूने मटरू, मैं तेरा परदादा चतरू हूँ। ओह परदादा, आपने आज कैसे दर्शन किए? मुझे मजबूरन आज न चाहते हुए भी यहाँ आना पड़ा, वो भी तेरी बहू की खातिर। मटरू, मंगला की खातिर? क्या किया मंगला ने परदादा जी? वह दूसरे के फटे में टांग अड़ाती फिरती है। यह आप क्या कह रहे हो परदादा जी? मेरे सामने जवाब चलाती है। तो सुन, कौशल्या को तूने ही पंडित रामवीर की बातें बताई थी? हाँ हाँ हाँ, बताई तो थी। इन्हें इस बात का पता कैसे चला? कान खोलकर सुन ले, अगर तूने फिर इस तरह की बातें की तो मैं बुरी तरह रुष्ट हो जाऊंगा। नहीं करूंगी। पर दादाजी, मुझे माफ़ कर दो। एक बात और सुन ले बहू मंगला, अगर तूने कभी पंडित रामवीर के खिलाफ पंचायत में गवाही दी तो मैं तुझे अंधी कर दूंगा। अच्छा पर दादाजी? पगली, रामवीर पहुंचा हुआ पंडित है और पंडितों से वैर लेना शास्त्रों के विरुद्ध है। जी पर दादाजी। जाओ, अब उल्टे मुड़कर घर में चले जाओ। जैसे ही वे दोनों पलटे, अब मुझे भी यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहिए। वह वहाँ से भाग लिया। उधर यह पंडित रामवीर का क्या चक्कर है मंगला? नहीं नहीं, अब मैं इस विषय में अपने मुंह में से एक शब्द भी नहीं निकालूंगी। पर दादाजी की चेतावनी भूल गए हैं क्या? अगले दिन, रेवती, अब मैं निडर होकर गांव में निकल सकता हूँ। रामवीर रेवती से यह कहकर घर से बाहर निकला। राम राम पंडित जी, हरिद्वार से कब आए? कल ही लौटा हूँ काका। होते होते रामवीर के गांव लौट आने की खबर कौशल्या तक भी पहुंच गई। आखिर पंडित गांव लौट ही आया। मंगला को साथ ले मैं अभी उसके घर पहुंचकर उसकी फजीहत करती हूँ। कौशल्या उसी समय मंगला के पास पहुंची। मंगला बहन, पंडित रामवीर गांव लौट आया है, जरा मेरे साथ उसके घर चलो। नहीं कौशल्या बहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। यह तुम क्या कह रही हो मंगला? हाँ बहन, मैं पंडित रामवीर के विरुद्ध अपनी जबान बिल्कुल नहीं खोलूंगी। लेकिन क्यों? तुम ही अगर रामवीर के विरुद्ध गवाही नहीं दोगी तो कौन मेरे बात का यकीन करेगा? कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, न पंडित रामवीर के खिलाफ कोई बात कहूंगी। मत जाओ तुम, मैं अकेली ही उस धूर्त पंडित से निपट लूंगी। कौशल्या वहां से रामवीर के घर पहुंची। पंडित कहाँ हैं? वो तो जमींदार जी की हवेली में गए हुए हैं। अवसर अच्छा है, हवेली में पहुंचकर ही पंडित की ऐसी तैसी करनी चाहिए। वह भागी भागी जमींदार की हवेली में पहुंची। और कौशल्या भाभी, मैं तो तुम्हारे घर आने ही वाला था, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। इससे सीधे सीधे नहीं निपटना, बल्कि इसे पहले किसी तरह अपना बातों के जाल में फंसाना चाहिए। वह मुस्कुराकर रामवीर से बोली, पंडित जी, कल रात मेरी सास मुझे स्वप्न में दिखाई दी थी। उन्होंने स्वप्न में मुझसे कहा कि उनकी आत्मा भटक रही है, क्योंकि पंडित जी ने उनकी अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित न कर किसी पोखर या तालाब में विसर्जित कर दी है। अच्छा पंडित जी, अब किसी तरह तो आप हरिद्वार जाकर सास जी की विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म कर आइए, नहीं तो उनकी आत्मा भटकती ही रहेगी। कौशल्या भाभी, तुम भी बावली हो गई हो। जरा अपनी सास की आदतों को तो याद करो। तुम चूल्हा चक्की करती, घर में खटती रहती थी, और वह दिन भर गांव गांव भर में इधर उधर की बातें करती फिरती रहती थी। लगता है वह मर कर भी तुम्हारी सास का घुमक्कड़ स्वभाव नहीं छूटा है। क्या मतलब? जरा सोच भाभी, यदि वह स्वप्न में गांव लौट सकती थी तो सीधे हरिद्वार क्यों नहीं पहुंच गई? वह किसी ने हरिद्वार जाने को उन्हें मना किया था क्या? तुम्हारी सास को घूमने की आदत पड़ी हुई है, वह हरिद्वार से भी लौट आई है। फिक्र मत करो, जब वह भटकती भटकती थक जाएगी तो स्वयं वापस गंगा पहुंच जाएगी। ओह, बातों में इस रामवीर ने मुझे मात दे दी है, अब इससे और ज़्यादा क्या कहूँ। तब जमींदार बोल उठा, पंडित, तुम ठीक कह रहे हो। कौशल्या भाभी की सास की आत्मा भटकती भटकती स्वयं पुनः हरिद्वार पहुंच जाएगी। मन मसोसे कौशल्या जब हवेली से बाहर निकली। कहो भाभी, कैसी रही? मुझे पटकनी देनी चली थी तुम? पंडित, मैं तुम्हारी चतुराई का लोहा मान गई हूँ। तुमने एक कटोरी आटे के बदले मुझसे बहुत ज़्यादा वसूल कर लिया है। वाह भाई, मान गए, वाकई पंडित रामवीर बहुत ही चतुर चालाक थे। उनके ऐसे अनगिनत किस्से आज भी हमारे गांव के बुजुर्गों को याद है। अच्छा, अब चलूं भाई, यहाँ से हमारी तुम्हारी राहें जुदा है। अच्छा भाई, राम राम। दोनों एक दूसरे से विदा ले अपने अपने गांव की ओर बढ़ गए। समाप्त।